हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TCS एकेडमी ऑनलाइन पोर्टल। माई सेल्फ ओमकारनाथ मिश्रा। और आज का इस वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक है वो है आपका रिप्रोडक्शन या जनन बोलते हैं, जो कि आपका कई सारे प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे TGT, PGT और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपके लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, तो इस टॉपिक के बारे में आइए हम डिस्कस करते हैं। आपका ये जो टॉपिक है रिप्रोडक्शन यानी कि जनन, ठीक है, अगर बात करें रिप्रोडक्शन की तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, यानी कि जनन किसे कहते हैं या जनन क्यों आवश्यक है। ठीक है, आपको यहाँ पर सबसे पहले बात जनन किसे कहते हैं या जनन क्यों आवश्यक है, तो सभी जीव, अगर बात करें हम इसके जवाब की यानी कि इसके आंसर की बात करें हम कि जनन क्यों आवश्यक है, तो सभी जीव क्या चाहते हैं कि उनकी जो जातियां हैं वो आगे बढ़ती रहें। मतलब हर एक जीव का जो वंश है यानी कि जो जनरेशन है वो एक के बाद एक चलता रहे। इसलिए लोग, जो जीव होते हैं यानी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी आपके एक तरीके से जीवधारी हैं, ठीक है, वो जनन की प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे ये समझना है कि जनन की परिभाषा क्या है, तो जनन की परिभाषा अगर हम बताएं आपको, तो अपने समान नए जीवों की उत्पत्ति करना जनन कहलाता है। क्या मैंने बोला अभी भी जस्ट क्या बोला, आप लोग फिर से मेरे साथ बोलो, अपने समान नए जीवों की उत्पत्ति, मतलब ओरिजिन यानी कि प्रोडक्शन। ठीक है, उत्पत्ति बोल सकते हैं, ओरिजिन बोल सकते हैं या प्रोडक्शन बोल सकते हैं। अपने समान नए जीवों की उत्पत्ति को जनन कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि अपने समान नए जीव उत्पन्न करने की आवश्यकता क्या है। तो आवश्यकता ये है कि हमने फिर से वही बता रहे हैं कि हमारा जो वंशज है, वंशज मतलब हमारा जो जनरेशन होता है, उसको क्या करना है, आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो जनरेशन को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो इसके लिए जनन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, सभी जीवधारी जनन करते हैं, कुछ इनमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, कि कुछ जीवधारी ऐसे होते हैं जो जनन नहीं करते हैं, उनको हम आपको अभी इसी लेक्चर वीडियो में आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो जनन का सबसे सटीक एक तरीके से बोलें तो वो है अपने समान नए जीवों की उत्पत्ति को जनन कहते हैं, या उत्पत्ति करने को हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। इसका एक और अगर डेफिनेशन देखें यानी कि परिभाषा हम देखें, या अथवा करके एक और डेफिनेशन अगर हम आपको बताना चाहें तो वो क्या है, आपको पता है कि वातावरण में रहने के लिए, ठीक है, हर एक जीव अपना क्या करना चाहता है, अस्तित्व बनाए रखना चाहता है। तो जनन की एक दूसरी परिभाषा भी है, वातावरण में रहने के लिए, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जीवों द्वारा जो प्रक्रिया होती है यानी कि जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं, यानी कि जनन प्रक्रिया बोलते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम बोलें तो फिर से बता दे रहे हैं आपको कि जीवों द्वारा अपना एग्जिस्टेंस यानी कि ऑर्गेनिजम्स अपना एग्जिस्टेंस यानी कि अस्तित्व बनाए रखने के लिए, उसको हम बोलते हैं एग्जिस्टेंस, यानी कि अस्तित्व की बात करें, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, अस्तित्व बनाए रखने के लिए, एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए जो प्रोसेस होती हैं जीवों द्वारा यानी कि जो प्रक्रिया होती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जनन प्रक्रिया कहते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि क्या जनन सभी जीवों में होता है या कुछ जीवों तक सीमित है। तो हम बता दें आपको कि जनन सभी जीवों में होता है, लगभग सारे जीवों में होता है, कुछ को छोड़कर, अभी मैं फिर से बोल रहा हूँ, कुछ को छोड़कर, जिनको हम एक्सेप्शन के तौर पर देखते हैं यानी कि अपवाद के तौर पर देखते हैं। ठीक है, जनन की प्रक्रिया में आपको बताएं, पहले सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी टाइप्स की बात कर लेते हैं यानी कि प्रकार की बात कर लेते हैं। टाइप्स की बात करें यानी कि प्रकार की बात करें
तो रिप्रोडक्शन यानी कि जनन 3 प्रकार के होते हैं, सामने आपको दिख रहा है यहाँ पे, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन और यहाँ पे आपको वर्धी या कायिक जनन। ठीक है, वर्धी या कायिक जनन या वर्धी जनन बोलते हैं आप इसको। अलैंगिक जनन को इंग्लिश में बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और यहाँ पे वर्धी या कायिक जनन को बोला जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन और वर्धी या कायिक जनन में कुछ अंतर हैं, यानी कि कुछ एक तरीके से अगर देखा जाए क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, तो उसमें कुछ हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उन पॉइंट्स को आइए पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर अलैंगिक जनन के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। अलैंगिक जनन जो होता है आपका, वो ऐसे जीवों में होता है जो ज़्यादातर किस में होता है, एक कोशिकीय जीव में होता है। एक कोशिकीय जीव जैसे आपका अमीबा हो गया, ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, यूग्लिना, ठीक है, आपका अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। अमीबा का डायग्राम आप सबको पता होगा, मैं बता देता हूँ। अमीबा जो है वो अपना आकार हर समय बदलता रहता है, इसकी कोई एक निश्चित आकार नहीं होता है, निश्चित संरचना नहीं होती है, ये अपना आकार बदलता रहता है। तो किसी भी शेप का आप बना दीजिए और उसमें एक न्यूक्लियस दिखा दीजिए, यानी कि केंद्रक दिखा दीजिए। ये जो डायग्राम है आपका वो किसका है, अमीबा का है। बाकी और भी इसमें क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। यहाँ पे आप पैरामीशियम की बात करते हैं तो पैरामीशियम जो है आपका ये चप्पल की आकृति का होता है। किसकी आकृति का, चप्पल, यानी कि इसको बोलते हैं स्लीपर की तरह होता है, स्लीपर, चप्पल। ठीक है, कैसा डायग्राम इसका होता है, तो यहाँ पे हम पैरामीशियम का डायग्राम बनाएं तो ये आपका कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये हम किसका बना रहे हैं आपको, ये पैरामीशियम। तो जो पैरामीशियम है इसमें भी किस तरीके का जनन होता है, अलैंगिक जनन पाया जाता है। ठीक है, कैसा जनन है, अलैंगिक जनन पाया जाता है। पैरामीशियम का ये डायग्राम है। यूग्लिना की बात करें तो यूग्लिना के बारे में अगर हम देखें तो यूग्लिना का जो डायग्राम है वो आपका कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है। और यूग्लिना जो है ये भी आपका एक कोशिकीय जीव में आता है। तो अगर आपसे देखा जाए या पूछा जाए कि अलैंगिक जनन मुख्यतः किन जीवों में होता है, तो आप बताएंगे कि अलैंगिक जनन मुख्यतः एक कोशिकीय जीव में होता है। जैसे क्या हो गया, आपका अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, आपका यूग्लिना हो गया। ठीक है, पैरामीशियम किस आकार का होता है, यहीं पे आप समझ लीजिए, चप्पल की आकृति का। इसको बोलते हैं स्लीपर एनिमलक्यूल, इसको बोलते हैं, समझ लीजिए किसको, पैरामीशियम को, इसको बोलते हैं स्लीपर एनिमलक्यूल। ठीक है, एनिमलक्यूल, CULE लिखा है, मतलब स्लीपर एनिमलक्यूल, चप्पल की आकृति का होता है पैरामीशियम। ठीक है, ये सब के सब अलैंगिक जनन द्वारा अपने जीवों की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अलैंगिक जनन की बात करें तो अलैंगिक जनन में कौन कौन से मुख्य पॉइंट्स हैं उनकी बात करें तो सबसे पहला आपका देखा जाए तो इसमें एक जनक की आवश्यकता होती है, यानी कि पेरेंट मतलब सिंपल सी बात अगर देखा जाए तो हमारे पूर्वज, यानी कि जिनसे बच्चों की उत्पत्ति होती है, संतान की उत्पत्ति होती है, उनको हम क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। यानी कि हमारे जो पूर्वज हुए उनको हम क्या बोल सकते हैं, पेरेंट बोलते हैं, यानी कि एक जनक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप अलैंगिक जनन देख रहे हैं, यहाँ पर एक जनक की आवश्यकता होती है। कितने जनक की आवश्यकता होती है, एक जनक। अगर हम इसको बोलें तो कितने जनक की आवश्यकता होती है, एक जनक की आवश्यकता होती है, यानी कि सिंगल पेरेंट की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ पे मेल फीमेल का कोई मतलब नहीं है, मतलब नर तथा मादा जीव का
कोई मतलब यहाँ पे नहीं है कि ये होना चाहिए कि नर हो या मादा हो, उससे मतलब यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मतलब है कि एक जनक यानी कि सिंगल पेरेंट होना चाहिए, ठीक है। और एक कोशिकीय जीवों में जो जनन होता है वो कौन सा जनन होता है, अभी बताया फिर से, अलैंगिक जनन कहलाता है, ठीक है। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि अगर मेल फीमेल की बात करते हैं तो नर या मादा की बात करते हैं तो उनमें एक युग्मक का निर्माण होता है जिसको हम बोलते हैं गैमीट, ठीक है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक बनता है वो किसमें, मेल तथा फीमेल ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। लेकिन हमने अभी अभी आपको बताया कि नर तथा मादा जीव की आवश्यकता नहीं है, मतलब मेल तथा फीमेल ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं है। इसलिए यहाँ पर आपको अलैंगिक जनन में ये टॉपिक सबसे माइंड में बैठा लीजिए कि युग्मक की आवश्यकता जो मैंने लिखा है अलैंगिक जनन में नहीं होती है, मतलब गैमीट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि गैमीट हो जैसे मेल गैमीट या फीमेल गैमीट, ऐसा कोई आवश्यकता अलैंगिक जनन में नहीं होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट अगर हम आप इसकी बात करें तो जो अलैंगिक जनन होता है वो बहुत ही तीव्र प्रक्रिया होती है, बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है। आपको यहाँ पे जान के आश्चर्यचकित होंगे आप कि जो बैक्टीरिया होते हैं आपके हाथ पे या कहीं पे भी आप देखो, कहीं पे भी बैक्टीरिया यानी कि जो जीवाणु होते हैं वो हर 1 मिनट में अपनी एक सेल से वो 2 सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब अगर आपका जो बैक्टीरिया है वो सिंगल सेल है तो हर 1 मिनट बाद वो टूट कर कितने सेल में बढ़ गया, 2 सेल में, अगले मिनट में वो 4 सेल में, ऐसे करके सोचो 1 मिनट में इनकी संख्या बढ़ गई, पहले 1 थे अब डबल हो गए, अगले मिनट में ये उसके डबल हो गए। इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो आपका अलैंगिक जनन है वो बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, पहली बात तीव्र प्रक्रिया होती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको हम बताएं जो संतानें हैं यानी कि जो डॉटर्स हैं, डॉटर्स संतानें मतलब जो पेरेंट्स हैं, जनक हैं, इनसे जो संतानों की उत्पत्ति हुई है उनको हम बोलते हैं क्लोन। क्लोन मतलब यहाँ पे प्रतिरूप होता है। क्लोन का अगर हम बात करें तो जो आपके जो संतानें बनती हैं किसमें, अलैंगिक जनन में, एक कोशिकीय जीवों की जो अलैंगिक जनन के बाद जो संतानें बनती हैं वो कैसी होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। क्लोन को मैंने लिखा है प्रतिरूप, ठीक है, यानी कि कॉपी। जैसे आप लोग फोटो कॉपी कराते हो, आपको एक पेज दे दिया गया, बोलते हैं जाओ फोटो कॉपी करा लो, आप अपने नोट्स की फोटो कॉपी कराते हो तो जैसा एग्जैक्ट आपके किस में होता है, कॉपी में लिखा होता है, वैसे ही फोटो कॉपी कराने के बाद उसका क्या होता है, वही एग्जैक्ट आपको मिल जाता है। तो सेम ऐसे क्लोन की बात करें तो मान लीजिए आपके पास एक अमीबा है, उस अमीबा को अगर हम बोलें कि ये कौन सा जनन करने वाला है, अलैंगिक जनन करने वाला है, तो ये एक बार अपने आप को डिवाइड करके कितने पार्ट में बांटेगा, 2 पार्ट में बांटेगा। और 2 पार्ट में बांटेगा तो ये इनके क्या हो गए, ये जो देख रहे हो 2 पार्ट, ये इनका जनक है। जनक मतलब इनका पेरेंट, और जो ये 2 बने हैं इनको बोलते हैं संतानें, मतलब ये इनके संतान हैं, इनको बोलते हैं डॉटर्स, ठीक है। और ये जो डॉटर्स हैं ये दिखने में एक जैसे लगते हैं, मतलब पहचानना इनका मुश्किल होता है, इसलिए हम इनको क्या बोल सकते हैं, क्लोन बोलते हैं, प्रतिरूप बोलते हैं, यानी कि कॉपी बोलते हैं, एक दूसरे का एग्जैक्ट बोलते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट कॉपी बोल सकते हो आप, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बता ही दिया कि एक कोशिकीय जीव अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, यूग्लिना, बैक्टीरिया, ठीक है, ईस्ट हो गया, ठीक है, आपके जितने भी जीव। अच्छा, एक कोशिकीय जीव के अलावा कुछ बहुकोशिकीय जीव भी होते हैं जिनमें अलैंगिक जनन होता है, ठीक है, जैसे आपका हाइड्रा हो गया, क्या हो गया, इसके अलावा भी कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें आपका क्या होता है, जनन होता है, जैसे आपका हाइड्रा हो गया। हाइड्रा बोलते हैं ये एक तरीके का एनिमल है जो सिलेंट्रेटा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा एक फाइलम है, एक संघ है, ठीक है, एक फाइलम है, ठीक है, फाइलम सिलेंट्रेटा, ठीक है, ये सिलेंट्रेटा, ठीक है, आपका ये फाइलम है सिलेंट्रेटा यानी कि संघ बोलते हैं, उसमें कौन पाया जाता है, आपका हाइड्रा पाया जाता है। और जो हाइड्रा है इसमें अगर देखा जाए तो इसमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है।
और इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है? बर्डिंग आगे हम बताएंगे। अभी आपको अलैंगिक जनन में भी कुछ टॉपिक्स हैं, यानी कि इसके भी कुछ टाइप्स हैं। वो टाइप्स कौन कौन से हैं हम आपको अभी क्लियर करते हैं। तो एक कोष की जीव के अलावा बहुत से ऐसे जीव भी हैं जिनमें अलैंगिक जनन पाया जाता है, जैसे हाइड्रा हो गया, ठीक है। और भी सारे हैं, जैसे आपका प्लाज्मोडियम, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, ये प्लाज्मोडियम है, और जो प्लाज्मोडियम है ये मलेरिया परजीवी कहलाता है। कौन सा परजीवी? मलेरिया परजीवी। मतलब मलेरिया रोग किसकी वजह से होता है? तो आप बोलोगे किसकी वजह से? प्लाज्मोडियम की वजह से। तो ये इसमें भी क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं किस टॉपिक की? अगला टॉपिक जो आपको सामने दिख रहा है, अलैंगिक जनन के बाद एक साथ पढ़ेंगे तो थोड़ा सा समझ में भी आ जाएगा आपको। लैंगिक जनन की बात करते हैं, ठीक है। आप इससे कंपेयर करते हुए चलें तो आपको आसानी होगी समझने में। लैंगिक जनन की बात करें तो लैंगिक जनन में यहाँ पे मैंने लिखा है 2 जनकों की आवश्यकता होती है, मतलब 2 पेरेंट्स चाहिए होते हैं, 2 पेरेंट्स चाहिए, यानी कि 2 आपको क्या चाहिए? जनक चाहिए होते हैं, एक माता और एक पिता, ठीक है। एक माता एक पिता, यानी कि अगर देखा जाए तो एक मेल और एक फीमेल, ठीक है। तो 2 जनक की आवश्यकता होती है। जबकि मैंने अलैंगिक जनन में आपको क्या बताया था? अलैंगिक जनन में आपको बताया था कि एक जनक की आवश्यकता होती है, सिंगल पेरेंट। किस में बताया था? अलैंगिक जनन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और लैंगिक जनन में कितने जनक की आवश्यकता होती है? 2 जनक की आवश्यकता होती है, ठीक है। अच्छा, वो 2 जनक कौन कौन से हैं अगर देखा जाए तो एक मेल और एक फीमेल। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये जो मैंने सिंबल बनाया है, तो मेल का सिंबल ऐसे होता है और फीमेल का सिंबल ऐसे होता है। फिर से मैं यहाँ बना देता हूँ। अगर ऐसे कहीं पे बना हो तो ये सिंबल होता है मेल का, यानी कि पुरुष का, यानी कि नर का, ठीक है, यहाँ पर। और अगर ऐसे कहीं पे बना हो तो इसको बोलते हैं फीमेल, यानी कि स्त्री, यानी कि मादा, ठीक है, फीमेल। तो इसको हम फीमेल का सिंबल और उसको मेल का सिंबल हम बोलते हैं, चिन्ह बोलते हैं। और कहीं पर कभी कभी ऐसे लिखा होता है, दोनों एक में कंबाइन हो जाते हैं, तो ऐसे सिंबल को हम द्विलिंगी जंतु बोलते हैं या द्विलिंगी बोलते हैं। द्वि मतलब 2, लिंगी मतलब होता है लिंग, ठीक है, मतलब मेल और फीमेल एक ही बॉडी के अंदर अगर पाए जाएं तो उसको हम कौन सा बोलते हैं? द्विलिंगी जंतु बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइसेक्सुअल। क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल एनिमल। तो ये 3 टर्म्स आपको सिंबल समझ में आ गए होंगे, ठीक है। ये मेल का सिंबल है, ये फीमेल का सिंबल है, और ये बाइसेक्सुअल का सिंबल है, ठीक है, यहाँ पर। अब फिर से वही बात कि जो लैंगिक जनन है उसमें कितने जनकों की आवश्यकता होती है? 2 जनकों की आवश्यकता होती है, ठीक है। युग्मक की आवश्यकता मैंने पहले ही बताया था, अगर मेल फीमेल हैं तो युग्मक की आवश्यकता पड़ेगी। अगर मेल फीमेल नहीं है, यानी कि मेल फीमेल पेरेंट्स नहीं हैं, तो युग्मक की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जैसा कि आपको मैंने अलैंगिक जनन में क्लियर कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे युग्मक की आवश्यकता नहीं थी, किसमें? अलैंगिक जनन में। लेकिन लैंगिक जनन की अगर हम बात करें, यानी कि आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें, तो वहाँ पर युग्मक की आवश्यकता होती है, मतलब मेल युग्मक, ठीक है, यानी कि नर युग्मक बोलते हैं इसको, ठीक है। और एक युग्मक है जिसको हम बोलते हैं फीमेल, यानी कि मादा युग्मक की आवश्यकता होती है, ठीक है। मेल की बात करें तो मेल युग्मक की बात करें यहाँ पर, तो वो 2 तरीके के मैं यहाँ पे लिखा हूँ, एक होता है स्पर्म, एक होता है पॉलन ग्रेन, यानी कि शुक्राणु हो गया और परागकण हो गया, ठीक है। यहीं पर हम फीमेल गैमेट की बात करें तो यहाँ पर क्या है? ओवम, जिसको अंडाणु बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोलते हैं? एग बोलते हैं, जिसको अंडक बोलते हैं या अंडकोश का भी बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, आपको मैंने अलैंगिक जनन के बारे में बताया था, तो आप फिर से देखिए, ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है। जैसे मैंने बोला आपको कि जो बैक्टीरिया है, जो जीवाणु है, वो हर 1 मिनट में क्या करता है?
डिवाइड करता है, अपनी कोशिका को विभाजित कर लेता है, हर 1 मिनट में वो नए संतानों की उत्पत्ति कर रहा है। लेकिन लैंगिक जनन का जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बहुत ही धीमा प्रोसेस है, ठीक है। कई महीने, कई दिन इसमें क्या होता है, प्रोसेस होती है, तब जाके क्या होता है, संतान की उत्पत्ति होती है। इसलिए लैंगिक जनन का जो पॉइंट है वो कैसे प्रोसेस है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है। इसके बाद जो संतानें हमने आपको बताई थी कि जो संतान है, किस जो लैंगिक जनन में जो संतान पाई जाती हैं वो आपस में अगर देखा जाए तो उनको क्लोन नहीं कहा जाता। याद रखिएगा, अलैंगिक जनन के संतानों को हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं, प्रतिरूप कहते हैं यानी कि कॉपी कहते हैं, एग्जैक्ट कॉपी होते हैं यानी कि एक दूसरे की तरह होते हैं, पहचान नहीं सकते हैं, इसलिए हम इनको क्लोन कहते हैं। लेकिन लैंगिक जनन की अगर हम बात करें तो लैंगिक जनन की जो संतानें हैं उनको हम क्लोन नहीं कहते हैं, उनको हम ऑफ स्प्रिंग बोल सकते हैं, संतान बोल सकते हैं, डॉटर बोल सकते हैं, बट उनको क्लोन हम नहीं कहेंगे, ठीक है। अच्छा, लैंगिक जनन किस में होता है, तो उच्च कोटि के जंतु, पादप, इन सब में लैंगिक जनन पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि जो फूल होते हैं, जैसे पुष्प पादप में पुष्प पाए जाते हैं, आपको पता है, जैसे आपका मैंगो हो गया, आम हो गया जिसको बोलते हो आप, ठीक है, आपका गुड़हल हो गया, गुड़हल को इंग्लिश में चाइना रोज बोलते हैं, तो गुड़हल, आम, ठीक है, सूरजमुखी, ये सब पुष्प हैं। और जो पुष्प होते हैं उनमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है, ठीक है, उनमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। तो पुष्पीय पादप अगर हम बोलें, ऐसे पादप की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ऐसे पौधे की बात कर रहे हैं जो पुष्पीय पादप की बात करें यानी कि फ्लावरिंग प्लांट, तो उनमें क्या होता है, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, मतलब उनमें गैमीट की आवश्यकता होती है, युग्मक की आवश्यकता होती है, ठीक है। अच्छा, ये सारे जो पॉइंट्स थे ये अलैंगिक लैंगिक में आपको एकदम डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम आपको तीसरे टॉपिक पे ले जाते हैं, वो है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है, वर्धी या कायिक जनन इसको कहा जाता है, ठीक है। ये आपका तीसरा टाइप है, वर्धी या कायिक जनन, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। अच्छा, लिखा क्या है आप देख रहे हैं यहाँ पे, पौधे के किसी भाग, आपको पहले बात ये बता दूं कि जो उच्च कोटि के पौधे हैं, ठीक है, जैसे आप आगे पढ़ोगे चल के एक नाम आएगा एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इसको बोलते हैं आवृत बीजी, ठीक है, पौधे, ठीक है, इसको पुष्पीय पादप भी बोलते हैं, इसको पुष्पीय पादप भी बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म की बात करें यानी कि उच्च कोटि के जो पौधे हैं, ठीक है, उनकी अगर हम बात करें तो पहली बात तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं पौधे के भाग के बारे में, ठीक है। कौन से पौधे, एंजियोस्पर्म या उच्च कोटि के पौधे। तो पौधे में मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला जड़, जिसको आप बोलते हो रूट, दूसरा तना, बोला जाता है इसको स्टेम बोलते हो, और तीसरा जो पार्ट है इसका वो है पत्ती यानी कि लीफ की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, पत्ती, लीफ की बात कर रहे हैं। तो पौधे के कितने पार्ट हो गए यहाँ पर, 3 पार्ट हो गए, एक हो गया आपका जड़ हो गया, दूसरा तना, और तीसरा क्या हो गया, पत्ती हो गया, ठीक है। तो लिखा क्या है, पौधे के किसी भाग से, ठीक है। तो वर्धी या कायिक जनन का मतलब होता है कि पौधे के किसी भी भाग से यानी कि जड़, तना, पत्ती से अगर कोई नया पौधा डेवलप होता है या नया प्लांट डेवलप होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा जनन बोलते हैं, वर्धी या कायिक जनन कहते हैं। इतना ध्यान में रखिएगा, जड़ हो गया मतलब रूट हो गया, तना हो गया यानी कि स्टेम हो गया, पत्ती है मतलब लीफ है, ठीक है। तो उससे अगर हमारा फिर से कोई नया प्लांट बनता है तो उसको हम कौन सा
जनन कहते हैं, वर्धी जनन या कायिक जनन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा है कलम लगाना, ठीक है, तो कलम लगाना, इसको कलम लगाने को बोलते हैं। जैसे आपका आम का पौधा हो गया, ठीक है, आम की नई नई वैरायटी आप यूज करते हो, ठीक है, अलग अलग तरह की प्रजातियां आपके जो आम की होती हैं वो आती हैं, ठीक है, तो इनको कैसे हम लोग डेवलप करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, कलम लगाना, ठीक है, और ये जो कलम लगाना है वो वर्धी जनन के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके अलावा आरोपण हो गया, ठीक है, आरोपण इसको हम लोग बोलते हैं ग्राफ्टिंग, ठीक है, ग्राफ्टिंग करते हैं। जैसे गुलाब का पौधा हो गया, ठीक है, तो गुलाब की कई सारे, जैसे वाइट आप गुलाब देखते हो तो पिंक कलर का गुलाब है, ठीक है, उसको उसमें कई सारे कलर के गुलाब अगर क्या कर देते हैं बनाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं उसमें आरोपण की प्रक्रिया करते हैं, वर्धी जनन का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, वो भी आपका क्या है जिसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, कभी कभी लोग बोलते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है कौन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बट मैंने यहाँ पर आपको रिप्रोडक्शन के टाइप्स 3 बताए हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और आपका कौन सा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यानी कि जनन 3 तरीके का है, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, वर्धी या कायिक जनन, ठीक है। अच्छा ये 3 टॉपिक आपके जो इनमें डिफरेंस था वो आपके हो गए क्लियर, ठीक है। अच्छा अलैंगिक जनन के कुछ हम यहाँ पर आपको टाइप्स बता देते हैं कि अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो अलैंगिक जनन में सबसे पहला जो है वो है द्विविभाजन, ठीक है, ठीक है। अलैंगिक जनन में जो पहला है वो है द्विविभाजन यानी कि बाइनरी फिजन, ठीक है। दूसरा है इसमें बहुविभाजन यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग मल्टीपल फिजन, ठीक है। क्या बोलते हैं, द्विविभाजन मतलब बाइनरी फिजन, और यहाँ पे दूसरा क्या है आपका बहुविभाजन यानी इसको बोलते हैं हम लोग मल्टीपल फिजन, ठीक है। फिर तीसरा जो पार्ट है इसका उसको हम बोलते हैं बडिंग। क्या बोलते हैं, बडिंग, BUDDING बडिंग है। बडिंग को बोलते हैं हम लोग मुकुलन, मुकुलन बोलते हैं, ठीक है। फोर्थ जो है वो है आपका इसमें खंडन, ठीक है, खंडन, खंडन का मतलब होता है टूटना, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो आपके अभी 4 मैंने दिखाए हैं यहाँ पे, एक द्विविभाजन, एक बहुविभाजन, एक मुकुलन, एक खंडन मतलब बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, आपका बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। इसके अलावा एक और है जिसको हम बोलते हैं रीजनरेशन, रीजनरेशन, पुनरुद्भवन। क्या बोलते हैं हम लोग, पुनरुद्भवन, रीजनरेशन, ठीक है। और एक है बीजाणु जनन, बीजाणु जनन, स्पोरोजेनेसिस, स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो ये आपके जो यहाँ पे 6 पॉइंट लिखे हैं हमने, ये अलैंगिक जनन के प्रकार हैं जिसमें कई सारे जीव आते हैं। मैंने बोला फिर से मैं बता दूं आपको, अलैंगिक जनन एक कोष के जीवों में भी होता है, कुछ बहुकोष के जीवों में भी होता है। तो यहाँ पे अलैंगिक जनन की बात करें तो सबसे उसके प्रकार की बात करें, टाइप्स की बात करें तो पहला टाइप है आपका द्विविभाजन यानी कि यहाँ पे क्या है बाइनरी फिजन। दूसरा टॉपिक आपका है बहुविभाजन, मल्टीपल फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन यानी कि पुनरुद्भवन, और बीजाणु जनन यानी कि स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। इसके बाद आपको ये सारी चीज़ें बताने के बाद इनका मतलब समझ लीजिए। बाइनरी फिजन का मतलब होता है बाइनरी, आपने कई जगह कंप्यूटर लैंग्वेज में भी बाइनरी वर्ड आता है, तो यहाँ पे बाइनरी फिजन का मतलब ये सिंपल से समझिए, बाई मतलब होता है 2, यानी कि ये जो बाई वर्ड लिखा है इसका मतलब होता है 2। तो जब भी, और फिजन मतलब होता है ब्रेक होना यानी कि टूटना, तो बाइनरी फिजन का मतलब जब एक जीव सिंगल जीव 2 पार्ट में डिवाइड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन कहते हैं।
ठीक है। बहुविभाजन की बात करें तो बहुविभाजन में क्या होता है, एक ही जीव कई सारे पार्ट्स में जब टूट जाता है तो उसको हम बहुविभाजन कहते हैं। जो आपका बडिंग है, बडिंग एक तरीके का प्रोसेस है जो हाइड्रा में होता है, ईस्ट में होता है, ठीक है। ये इस प्रोसेस में होता क्या है आपको हम बता दें, एक आउट ग्रोथ निकलता है। आउट ग्रोथ का मतलब उभार निकलता है। जैसे मान लीजिए ये आपका जो बडिंग है, इसमें मान लीजिए ये हाइड्रा का है, एक पार्ट ले लेता हूँ, हाइड्रा का है पार्ट। इसमें से क्या होता है, एक उभार बनना स्टार्ट होगा। ये देखिए साइड से एक उभार बनना स्टार्ट हुआ, और ये जब उभार बनता है तो ये पहले पूरी तरीके से उस पर डेवलप होगा। तो ये हाइड्रा का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका ऐसे होता है। ये हाइड्रा है, ये आपका हाइड्रा है, ये देख रहे हैं आप, ये आपका हाइड्रा है। उसके साइड से देखिए उभार उत्पन्न हुआ, उभार निकला है, और ये जो उभार है ये पहले डेवलप हुआ, यानी कि पूरी तरह से विकसित हो गया, और विकसित होने के बाद ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के बाद ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये नए जीव के फॉर्म में, यानी कि नए जीव के रूप में विकसित हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको बडिंग बोलते हैं, बडिंग, मुकुलन या बोलते हैं अभिवृद्धि। इसको हिंदी में एक और वर्ड बोलते हैं अभिवृद्धि, ठीक है, मुकुलन, बडिंग, ठीक है। खंडन की बात करें यानी कि फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो फ्रेगमेंटेशन में जैसे आपने गन्ना नाम सुना होगा, शुगर केन, गन्ना, ठीक है, जिससे चीनी मिलता है, आप लोग खाते हो, जिसको सुक्रोज बोलते हैं, चीनी खाते हो, टेबल शुगर बोला जाता है, शर्करा बोला जाता है, तो गन्ने से मिलता है। तो गन्ने की जो खेती होती है वो एक्चुअल में फ्रेगमेंटेशन मेथड से होता है, यानी कि खंडन मेथड से होता है आपका, ठीक है। रीजनरेशन की बात करें तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें कभी कभी उनके कुछ पार्ट यानी कि उनके शरीर का कोई अंग डैमेज हो गया तो वो फिर से डैमेज जो अंग है यानी कि जो अंग क्षतिग्रस्त हो जाता है यानी कि जो खराब हो जाता है वो अंग फिर से डेवलप हो गया, तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन बोलते हैं, पुनरुद्भवन बोलते हैं। ये जो रीजनरेशन की प्रक्रिया है, आपने सितारा मछली सुना होगा, स्टारफिश सुनते हो, उसमें होता है, ठीक है। लास्ट आपका यहाँ पे देखिए बीजाणु जनन है जिसको हम बोलते हैं स्पोरोजेनेसिस। स्पोर यानी कि बीजाणुओं के द्वारा होता है जो जनन, उसको हम बोलते हैं स्पोरोजेनेसिस। ये सब के सब आपके किसके उदाहरण हैं, यानी कि किसके टाइप्स हैं, अलैंगिक जनन के, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं, ठीक है। बाकी का आगे का लेक्चर हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।